तो चलिए अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले एक सवाल कि क्या लाल किले से 2024 का एजेंडा सेट हो गया है? क्या भ्रष्टाचार परिवारवाद का मुद्दा 2024 के रण में बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा होगा? ये महज कुछ सवाल हैं जो लाल किले से 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद उठ रहे हैं। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के बहाने पिछली सरकारों का नाम लिया, परिवारवाद को लेकर हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर ऐलान 2024 के लोकसभा चुनाव का? एजेंडा है आगामी चुनावों का। सियासत के गलियारों से जो संदेश निकला है वो यही है कि आगामी चुनाव में सत्ताधारी वियोग मांगा। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। लाल किले से पीएम मोदी का रुख बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी, या फिर इसे एक इशारा माने कि आने वाले दिनों में बीजेपी किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। जानकार इसे गांधी नेहरू परिवार से जोड़कर देख रहे हैं, जो ईडी की जांच का सामना कर रहा है। बिहार में लालू यादव से जोड़कर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पार्थ चैटर्जी से जोड़कर देख रहे हैं, जिन्हें या तो सजा हो चुकी है या फिर जांच हो रही है। अब ऐसा लगता है कि लाल किले से देश के विकास की जो बात होनी चाहिए, शायद विकास को बिल्कुल भूल चुके हैं और वहाँ पर भी शायद राजनीति चल रही है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात कही हो, लेकिन ऐसा पहली बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद के मुद्दे पर लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। आमतौर पर 15 अगस्त के दिन लाल किले से पीएम देश के विकास की परिकल्पना सामने रखते थे, लेकिन इस बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात हुई तो देश की राजनीति उफान मारने लगी। प्रतिक्रिया दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार और देश के दूसरे हिस्सों से सामने आ रही है। मंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा इनकी। सर 10 मिनट के लिए मिलना, मगर सबको मोबाइल नीचे। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। अपने मंत्रियों पर जांच बैठाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहते, वहीं अखिलेश यादव भी बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो देश की राजनीति के बड़े परिवार परिवारवाद के इस मुद्दे से बचते दिखें, या दूसरे शब्दों में कहें तो विपक्ष की यही चुप्पी बीजेपी के लिए एजेंडा सेट करने में सहयोग कर रही है, क्योंकि फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे की काट विपक्ष के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिवारवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी चुप हैं, अखिलेश यादव चुप हैं, तेजस्वी यादव चुप हैं, लेकिन बीजेपी आक्रामक है। तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रवक्ताओं के बयान जवाब कम, बचाव ज्यादा लग रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लिया है, कहा देश के शीर्ष में बैठे अन्य संस्थानों पर भी परिवारवाद हावी है और ये देश के लिए घातक है। आज ये बात दुनिया मानने लगा। हिंदुस्तान एक परिवार है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपस में परिवार है। छोटे छोटे परिवार मिलके एक हिंदुस्तान बना है। तो मुझे लगता है कम से कम प्रधानमंत्री जी को बोलने के पहले सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति एक दूसरे का रिश्तेदार है, एक दूसरे का संबंधी है और एक परिवार है। इसलिए कम से कम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम सब का डीएनए एक है और हम सब एक परिवार हैं। तो ये योगदान जो है इस देश में परिवारों का भी है, स्वतंत्रता सेनानियों का भी है, हमारी आर्म फोर्सेस का भी है, हमारी सरकारों में बहुत सारे नुमाइंदों का भी है, ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। ये कहना कि इनको खत्म करना है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही दुखदाई सोच है। प्रधानमंत्री जी, आप उस दल के बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया और जेल गया। आप उस दल के बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं जिसके दल में सैकड़ों की संख्या में परिवारवाद के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। इन सब बातों को करके आप देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहते हैं। और लाल किले की प्राचीर से अपने 90वें संबोधन में पीएम मोदी ने देश के सामने 5 संकल्प भी रखा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सामने सबसे बड़ा संकल्प है विकसित भारत। हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। और साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। वहीं तीसरा संकल्प उन्होंने जो दिलवाया है वो है, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए क्योंकि इसी विरासत ने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने चौथा जो संकल्प दिया उसके रूप में कहा कि हमें प्रण ये लेना होगा, किसी भी सूरत में एकता और एकजुटता हमें बनाए रखनी है। वहीं 5वां प्रण है नागरिकों का कर्तव्य। पीएम ने कहा कि नागरिक कर्तव्यों से पीएम और सीएम भी बाहर नहीं होता, वो भी एक नागरिक ही है और कर्तव्यों का पालन जरूरी है। पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है। राष्ट्रवाद को लेकर पिछले कुछ साल में काफी चर्चा हुई है और अब जबकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भी राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष के कैंप से सत्ताधारी दल के कैंप तक हर किसी का दावा है कि वो राष्ट्रवादी है, मगर ये दावा क्यों? स्वतंत्रता दिवस का मौका है, लिहाजा राष्ट्रवाद ही मुद्दा है, दावा है, राजनीति का साधन है। पार्टी कोई भी हो और दल कोई भी। समाजवादियों ने हमेशा राष्ट्रीय त्योहारों को मनाया है। 15 अगस्त रही हो, 26 जनवरी हो, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रवाद सुर ऊंचा किया, तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने इटावा में ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद उनके मुखमंडल से जो स्वर निकले वो राष्ट्रवादी थे। कि हम सब लोग राष्ट्रवादी हैं।
और हम लोगों को इस हिंदुस्तान से बहुत ही प्रेम है, जितने भी हम सब लोग हैं, और कभी भी हम लोग इस तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। शिवपाल यादव ने इटावा में सिर्फ राष्ट्रवाद का सुर ऊंचा नहीं किया, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे की लड़ाई के लिए जोश भरा। फिर धीरे से बता दिया कि ये सब क्यों हो रहा है। इशारा अखिलेश यादव की ओर था। और ये तो जानते हैं किनकी वजह से ये हो रहा है, अब अपने पल पर लड़ाई करेंगे। राष्ट्रवाद सत्ताधारी बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लिहाजा अब जबकि विपक्ष राष्ट्रवाद का सुर ऊंचा कर रहा है तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। कोई घटना हो उसके पहले पकड़ लिया गया ना। पहले तो ये होता था कि कहीं ब्लास्ट होता था, उसके बाद उसके तार जुड़ते थे आजमगढ़, यही होता था ना कि यहाँ ब्लास्ट हुआ उसका तार आजमगढ़ जुड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो उस पर पहले ही कार्रवाई हो जाएगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। राजनीति की सतह पर राष्ट्रवाद की बंसी बज रही है। हर राजनीतिक दल को तिरंगे में सत्ता का रास्ता दिख रहा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा राजनीति का साधन बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अमृत महोत्सव के मौके पर प्रकृति भी पूरा सहयोग दे रही है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में यूपी में अगले 5 साल के कार्यक्रम को भी साझा किया। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ध्वजारोहण की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और शहीदों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। आजादी का अमृत महोत्सव में ऐसे अवसर पर एक उत्साह और उमंग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः हर वर्ष आजादी का उत्सव जब होता था या तो बरसात होती थी या फिर इतनी भीषण गर्मी होती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के समारोह में खड़ा होना एक दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये सुहावना मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रकृति भी परमात्मा के साथ मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। संकल्प कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करना है और आने वाले कुछ समय के अंदर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी आगामी 5 वर्ष की अपनी कार्य योजना को कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर विगत 5 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की, तो अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक बृहत लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने अपनी कार्य योजना को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है कि 2023 के जनवरी-फरवरी माह में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर करके 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के नए कार्यक्रम के साथ हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। मोहन भागवत ने आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में ध्वजारोहण किया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नागपुर और दिल्ली की 2 तस्वीर। मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया
और जिसके बाद फूलों की बारिश हुई, तो वहीं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली में तिरंगा फहराया। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे उत्तराखंड से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में यहाँ केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहाँ स्वीकृति प्रदान हुई है। चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। 15 अगस्त पर पूरे देश ही नहीं विश्व में तिरंगा फहराया गया। आपको भारत के अलग अलग देशों की तस्वीरें दिखाते हैं। बिल्कुल, ये भारत और भारत की बाहर की तस्वीरें हैं आपके सामने। सबसे पहले सियाचिन की तस्वीर देखिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया गया। वहीं सिक्किम में 18,800 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। उत्तराखंड की बात करें, आईटीबीपी के जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया और लद्दाख के पेंगोंग लेक पर भी तिरंगा फहराया गया। और वहीं ब्राजील में आईएनएस तरकश पर तिरंगा लहराया, तो यूरोप में आईएनएस तरंगिनी पर तिरंगा फहराया गया। नॉर्थ अमेरिका में आईएनएस सतपुरा पर तिरंगा फहराया गया और श्रीनगर के लाल चौक पर भी ध्वजारोहण किया गया। आज़ादी की 6 और तस्वीरें आपके सामने। बरेली, अलीगढ़, बिजनौर, इटावा, गाजीपुर और गोरखपुर से, जहां धूमधाम के साथ जश्न आज़ादी मनाई गई। तो अलग अलग शहरों की ये तस्वीर आप देखिए। बरेली की बात करें, आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली के सकलेनी चौराहे पर तिरंगा झंडा फहराया। और अब खबर आजमगढ़ से। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर एके शर्मा ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया। मीडिया से बातचीत में एके शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि घर घर तिरंगा अभियान से देश में राष्ट्र प्रेम का अलग ही माहौल बना है। हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर बच्चे के हाथ में, हर बुजुर्ग के हाथ में ध्वज दिखाई दे रहा है, तिरंगा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे देश को तिरंगे के एक सूत्र में बांधा है। हम सब लाख टके की बात ये कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो इस तरह की घटनाएं चिंता में डालने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर हाथरस से। वहां पर पानी की समस्या को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर आई। अलीगढ़ रोड के लेबर कॉलोनी की महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा और हाथों में खाली बाल्टी लेकर अधिकारियों से पानी देने की गुहार लगाई। महिलाओं का कहना रहा कि पिछले 15 दिन से पानी की समस्या यहां पर हो रही है, जिसका समाधान नहीं हो पाया। तो खाली बाल्टी लेकर ये महिलाएं पहुंची और इन्होंने अपनी समस्या प्रशासन को बताई और कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 15 दिन से पानी की किल्लत से जूझ रही हैं ये। नहीं आ रहा भैया, 15 दिन से पीने के लिए पानी नहीं है, पानी बंद कर दिया गया नगर पालिका से। तो अब
आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, हमें पानी दिया जाए, किसी तरीके से हमारी व्यवस्था करें। अगर आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या रहेंगी? आप लेटेंगे, मारामारी करेंगे। क्या अभी आपने किसी को अवगत कराया है इसके बारे में? डीएम साहब को दिया है। कब दिया था? परसों दिया है। तो उसके जीओ को दिया है, नगर पालिका जीओ को। तो एक खबर जौनपुर से है, जहां पर पुलिस 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचने पहुंची। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट का 11,800 रुपया, मोटरसाइकिल बरामद किया। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। पकड़े गए बदमाशों के नाम आकाश सिंह और रोहित शर्मा है। इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि इनके द्वारा अपने अन्य साथियों आकाश सिंह, पंडित सोनकर, हर्ष सिंह और अजय उर्फ चिथरू के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया था। इन लोगों ने लूट के पैसे को आपस में बांटा था और इन दोनों के पास से जो पैसे और ये धनराशि मिली है, ये लूट के पैसे में ही इनको हिस्सा मिला था। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस अभियोग का सफल अनावरण पूरी तरह से पूरी कार्यवाही इसमें करके और इनको सजा दिलाने की कार्यवाही की जाएगी।